बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड आवर सेकंड चैप्टर लास्ट वीक, पाकिस्तान इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वर्ल्ड इकोनॉमी में पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मेजरली हम 3 टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। नंबर 1 वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, नंबर 2 सार्क, नंबर 3 पे था हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। ठीक है। So in the last lecture we have discussed the world economic trends कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकली क्या ट्रेंड्स थे वो चल रहे थे। उसमें हम लोगों ने गल्फ क्राइसिस को भी डिस्कस किया था 1990s में। Then we have discussed about 9/11 crisis, then the inflation and the employment rate on international level, किस तरह से इंटरनेशनली इन्फ्लेशन ने इफेक्ट किया था, जिसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स ने जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज इन सबकी इकोनॉमी को इफेक्ट किया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी इंक्रीजेस इन द प्राइसेस ऑफ ऑयल। ऑयल की प्राइसेस में जो इंक्रीज आया उसकी वजह से ओवरऑल ही जितने भी ट्रेडिंग के ट्रेंड्स थे वो सब चेंज हो गए। कम्युनिकेशन ट्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो थी वो इकोनॉमी में आई, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट आपके डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप नेशंस पर भी आया था। और फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था पॉवर्टी, इलिटरेसी, इल हेल्थ एंड इनएडिक्वेट शेल्टर। ठीक है, और वो भी उसका भी हमने इफेक्ट्स को चेक कर लिया था। Next, the topic which we are going to discuss for today's class is SARC. ठीक है। SARC का नेम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। SARC is basically was an agreement। द साउथ एशियन एसोसिएशन, ये एक बेसिकली एक एसोसिएशन थी जो कि साउथ एशिया की कंट्रीज ने मिलकर जो था वो इसको फॉर्म किया था। ठीक है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, बेसिकली इसके नेम से भी पता चल रहा है साउथ एशियन का मतलब है जो साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने एक एसोसिएशन, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक एसोसिएशन फॉर्म की थी फॉर रीजनल कॉपरेशन, ताकि वो रीजनली एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकें। ठीक है, दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1985। 1985 में सार्क जो था वो उसको इस्टेब्लिश किया गया था विद द एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन क्या थी, दैट इंक्रीज कॉपरेशन, ताकि कॉपरेशन को इंक्रीज किया जाए, कॉन्टैक्ट्स आपस में जो इंक्रीज किए जाए, एंड एक्सचेंजेस, और एक्सचेंजेस एक दूसरे के दरमियान में एक्सचेंजेस इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट और वी कैन से एक्सपोर्ट। ठीक है, वुड कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ द फ्रेंडशिप, जिसकी वजह से जो सार्क कंट्रीज थे उनके बिटवीन फ्रेंडशिप प्रमोट होगी एंड अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट होगी एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। और अल्टीमेटली साउथ एशिया के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी उनकी जो वेलफेयर थी, जो उनकी वेलबींग थी वो प्रमोट होगी। द सार्क मेंबर कंट्रीज आर, सार्क के अंदर कौन कौन से सार्क के जो मेंबर कंट्रीज थे दैट वर 8, वो 8 मेंबर कंट्रीज कौन से थे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। ठीक है, बेसिकली इन 8 कंट्रीज के बिटवीन जो सार्क जो एसोसिएशन थी दैट वाज फॉर्म, और जो इसके मेजर जो 2 कंट्रीज थे दैट वर इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे या जिनकी मेजर इकोनॉमीज थी या जिनकी मेजर उसका रोल था वो पाकिस्तान और इंडिया थे। ठीक है, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ये था कि दैट 8 कंट्रीज आर लुकिंग एट देयर प्रॉब्लम्स इन अ रीजनल, यानी कि रीजनली का मतलब होता है ऑन द ब्रॉडर टर्म्स या फिर इंटरनेशनल फॉरम के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इन 8 कंट्रीज ने इंडिविजुअली अपने अपने प्रॉब्लम्स को देखने के बजाय उन्होंने कहा था कि हम कलेक्टिवली एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे और उनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Collectively, they are exploring the viability of finding common solutions to common problems. Collectively, they were thinking कि जो भी हमारे common problems हैं उनके हम लोग common solutions को explore कर लें। ठीक है, although tangible results have yet to be achieved as SARC has yet to become an effective regional organization to achieve its goals। वो कहते हैं जो tangible results है ना, basically जो tangible का मतलब होता है physical, appearable, that can be felt, that can be touched। जो टेंजिबल रिजल्ट्स है ना दैट येट हैव टू बी अचीव्ड, वो अभी भी हमें उनको अचीव करना है। एज सार्क हैज येट टू बिकम एन इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी तक भी सार्क जो है वो इतनी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सके।
ओके, सो यहाँ पर उन्होंने मतलब ये इसके जो दो मेजर कंट्री प्लेयर्स थे वो इंडिया और पाकिस्तान थे, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो बेसिकली अब सोशल वेलफेयर को प्रमोट करेंगे और कंट्री लेवल के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको इंडिविजुअली डिस्कस करने के बजाय कलेक्टिवली और रीजनली डिस्कस किया जाए, और ताकि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कॉमन सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर किया जाए, ब्रॉट अप कर लिया जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सार्क प्रिंसिपल्स। सार्क के बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या थे, कौन से वो प्रिंसिपल्स के ऊपर सार्क को जो फॉर्म किया गया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस कह लें या फिर उसकी पॉलिसीज कह लें या फिर उसके प्रोसीजर्स कह लें जो उस टाइम पे इस्टेब्लिश किए गए थे। द प्रिंसिपल्स ऑन विच कॉपरेशन शैल बी बेस्ड। डेफिनेटली जब हम लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ चीज़ें हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, सेक्रीफाइस भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। तो जो प्रिंसिपल्स इनके ऊपर उस कॉपरेशन को फॉर्म किया गया था, दैट इंक्लूड रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग, कि आप एक दूसरे की कौन कौन से आप एरियाज कह लें जिनको बहुत रिस्पेक्ट करना है। नंबर वन था सॉवरेन इक्वालिटी, ठीक है। सॉवरेन सॉवरेन मीन्स होता है खुद मुख्तार होना, कि ईच एंड एवरी कंट्री इज जस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, और आप उसकी इंडिपेंडेंस जो इंडिपेंडेंट इक्वालिटी है, लाइक आपके हाँ जी, अब हमने एक जो एसोसिएशन को फॉर्म कर लिया, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो वी हैव बिकम इंटरडिपेंडेंट। अब कोई भी कंट्री अपनी इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता, उसको हमसे परमिशन लेनी चाहिए, या ये बात हमसे पूछी नहीं गई, या ये बात हमें बता कर नहीं की गई, ऐसा नहीं होगा। हम एक दूसरे की सॉवरेन इक्वालिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी कंट्री इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, हर मुल्क खुद मुख्तार है, और जो उसकी खुद मुख्तार जो इक्वालिटी है हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर टू पे क्या था, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो भी उसकी टेरिटरीज हैं, ठीक है, जितना भी उसका एरिया है उसकी उसकी इंटीग्रिटी की भी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसको अनडिवाइडेड रखा जाएगा। ये नहीं कि अब हाँ जी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मतलब ये इंडोनेशिया, इन सब ने मिलकर हम कहेंगे जी ये उन्होंने सार्क को साइन कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी उसके अंदर जो है वो आपको टेरिटोरियल जो है वो उसको बाउंड्रीज को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, सब अब एक जैसे हो गए, ऐसा नहीं होगा। सब कंट्रीज एक दूसरे की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उनकी इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकली हर कंट्री इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी को भी अपने पॉलिटिकल डिसीजंस के लिए किसी दूसरे कंट्री से पूछने के लिए, परमिशन नहीं के लेने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स के जितने भी इंटरनल अफेयर्स होंगे उनके अंदर इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। एंड सीक म्यूचुअल बेनिफिट, और म्यूचुअल बेनिफिट को हम सीख करेंगे, ठीक है। ये दैट वर बेसिकली द प्रिंसिपल्स, क्योंकि डेफिनेटली जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम इंटरफेयर ना करें, अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि जो 4 एरियाज हैं, बेसिकली सब कंट्रीज एक दूसरे के उन 4 मेजर एरियाज की रिस्पेक्ट करेंगे, जिसमें इंक्लूड था सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, political independence and non-interference in the internal affairs of the other states। तो इनके ऊपर बेसिकली सब जो थे वो इसका ख्याल रखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं बेसिकली सार्क ऑब्जेक्टिव्स। तो सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, दीज इंक्लूड प्रमोशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। बेसिकली क्या था, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स किसी भी कंट्री के अंदर, मतलब जो भी सार्क कंट्री मेंबर्स थे उन कंट्री मेंबर कंट्रीज के दरम्यान क्या था कि वो एक दूसरे को सोशली प्रमोट करेंगे और इकोनॉमिकली भी प्रमोट करेंगे within SAARC countries, and to also develop a productive relationship, और जो उनका relationship था that should be productive with the regional and the international organizations। regional का मतलब होता है इलाकाई होना, ठीक है, मतलब आपके जितने भी आपके within that countries जो भी organizations फॉर्म करी थी वहाँ पर भी, और जो internationally organizations फॉर्म करी थी वहाँ पर भी अपना relationship को productive जो था प्रूव करना। these objectives can be categorized as under, दो तरह से हो सकते थे। एक इंटर सार्क का मतलब होता है इंटरनली, सार्क कंट्री जितने भी सार्क मेंबर कंट्रीज थे उनके इंटरनली कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे और कुछ इंट्रा सार्क ऑब्जेक्टिव्स थे, लाइक वही सार्क कंट्रीज के आउटसाइड देयर कंट्री, ठीक है, अपनी कंट्री से बाहर उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंटर सार्क और इंट्रा सार्क। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। इंटर सार्क कंट्रीज में क्या था, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप जितने भी साउथ एशिया के जो लोग थे उनकी जो वेलफेयर थी आप उनको प्रमोट करेंगे, एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करेंगे। टू एक्सलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज किया जाएगा, इन्हेंस किया जाएगा। टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड।
जो भी कंट्री के इकोनॉमिक फील्ड्स होंगे, सोशल फील्ड्स होंगे, कल्चरल फील्ड्स होंगे, टेक्निकल फील्ड्स होंगे और साइंटिफिक फील्ड होंगे, वहाँ पर म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ, कोलैबोरेशंस के साथ काम किया जाएगा। लाइक किसी जगह पे टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे के साथ शेयर करेगा। अगर किसी जगह की लेबर बहुत अच्छी है, लाइक उनके इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो देन दे विल शेयर देयर वर्क, दे विल शेयर देयर ह्यूमन रिसोर्स। वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करेंगे ताकि सारे के सारे कंट्रीज, इंटरनली जितने भी कंट्रीज हैं वो सब के सब उनसे म्यूचुअल बेनिफिट ले सकें। नंबर पॉइंट डी 4 पॉइंट पे था, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया। साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो सेल्फ रिलाई करेंगे अपने ऊपर, ठीक है। मतलब आप अपने रिलाई करें तो आप अपने ऊपर रिलाई करें, वर्क करें तो अपने भी हाथ के ऊपर करें, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस का मतलब है कलेक्टिवली जितने भी 7 कंट्रीज थे वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब से फॉर एग्जांपल अगर कुछ किसी को कोई सी चीज़ की ज़रूरत है, वो उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो वो सबसे पहले साथ में, मतलब वो पहले चेक करेगा इंटरनली क्या इन 8 कंट्रीज में से कोई कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो वहाँ से उसको लेंगे। वहाँ पर उनके लिए कुछ टैक्स की डिडक्शन होंगी, कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है। उस वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, वेलफेयर इंक्रीज होगी, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट वाज अबाउट टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, उनका म्यूचुअल ट्रस्ट इंक्रीज होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन एंड अदर्स प्रॉब्लम्स, और वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को एप्रिशिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। इंट्रासाक लेवल के ऊपर उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल फॉरम्स एंड विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर बेसिकली क्या था, इंटरनेशनल फॉरम्स, इंटरनेशनल फॉरम्स का मतलब होता है इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस इनको फॉर्म किया गया है, और उनका काम ये है कि वो तमाम जितनी भी कंट्रीज दुनिया में मौजूद हैं उन सब में अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम आता है तो वो अपने प्रॉब्लम को उन फॉरम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और इंटरनेशनल जो होता है उसका जो भी सोल्यूशन होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो उनका 7 कंट्रीज का पर्पस क्या था, टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन, कि वो आपस में जो उनकी कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करेंगे अमंग देमसेल्व्स, अपने आपस में उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे इन इंटरनेशनल फॉरम्स, ताकि अगर इंटरनेशनल अगर किसी कंट्री का किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कश्मीर, तो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जब भी इसकी बात होगी तो सारे के सारे जितने भी 7 मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे के सारे उस कंट्री को सपोर्ट करेंगे कि यस दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, आप इसको रिजॉल्व करें, इसका जो भी हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी इंडिविजुअल कंट्रीज के जो भी प्रॉब्लम थे, इंटरेस्ट थे, उनको शेयर किया जाता था, तो वहाँ पर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे एंड विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, और अदर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी उनको जो है वो प्रमोट किया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, और जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर भी वो अपनी कॉपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड टू कॉपरेट विद द इंटरनेशनल एंड द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में कॉपरेट करके जो भी अपने प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। That was all about the SAARC countries, which SAARC association, which we have discussed. Like SAARC basically क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, मेंबर कंट्रीज कौन से थे, उनके उनके प्रिंसिपल्स कौन थे जिसके ऊपर SAARC को फॉर्म किया गया, और प्लस उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इंटर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इंट्रा ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सो इसी बेस के ऊपर ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। जस्ट लिसन द लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको नोट डाउन कर लें, हम इसको कमिंग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो विश यू गुड लक क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।